नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम लोग बिहार स्पेशल सेगमेंट पर चर्चा करते हैं और ये बीपीएससी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आप में से कुछ छात्र पूछ रहे थे कि सर क्या टीचर्स वाला जो एग्जाम होता है या बिहार एसएससी वाला होता है उस सब में हेल्पफुल हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो बिहार से संबंधित आपके लिए ये जरूरी है और जो लोग सिविल सर्विसेज यानी कि बीपीएससी वाला एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये है ही। तो कुल मिलाकर के आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिया था और हिस्ट्री में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया बिहार का। अब यहां से आज के लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास और इसमें जो विभिन्न वंश रहे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं चर्चा पाल वंश के साथ। अब देखिए, पाल वंश की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ कुछ विषय सबसे पहले समझ लेते हैं कि कहां से हम आते हैं, पाल वंश तक पहुंचते हैं। देखिए, 8वीं शताब्दी के मध्य तक की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत और दक्कन के क्षेत्र में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होने लगा, जिसमें से 3 की हम चर्चा करेंगे। जिसमें से एक तो पाल रहे, पाल बिहार वाले क्षेत्र में से आए। एक जो इसमें आते हैं प्रतिहार को लेकर के बात करेंगे, वह पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा की घाटी में आप देखेंगे। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट, जो कि दक्कन वाले क्षेत्र में देखे जाएंगे। तो देखिए, यहां पर राष्ट्रकूट हो गया, प्रतिहार हो गया या पाल साम्राज्य हुआ। अब इन तीनों का उदय हो रहा है हर्षवर्धन के पश्चात। अब इन तीनों में क्या होगा, एक साथ शक्तियां हैं अगर उदय हो रहा है तो जैसा कि हम कहते हैं कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकते। ठीक ऐसा ही अगर समकालीन है और एक ही साथ उदय हो रहा है विभिन्न साम्राज्यों का, तो इनके बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। वही संघर्ष जो है राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल साम्राज्य के बीच में लगातार देखने को मिला। इसीलिए इसे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब यहां पर देखिए, संघर्ष में प्रतिहार शासक जो है अंतिम रूप से विजय बताए जाते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम पाल वंश की चर्चा करते हैं जो बिहार से संबंधित है। चूंकि हमने पहले ही कहा कि हम बिहार को लेकर के चलेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में बिहार की हम बात करेंगे। तो बिहार में पाल वंश रहा। तो पाल वंश के सबसे पहले यहां पर मैप देख लीजिए कि किस तरह से इसका जो अंपायर है वह कहां तक किस तरह से फैला हुआ है। उसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे पाल वंश में गोपाल की। गोपाल का अगर कालखंड की चर्चा करें तो 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख वंश और शासक लेकर को आगे बढ़ते हैं तो पाल वंश का संस्थापक जो है वह गोपाल को ही माना जाता है और गोपाल ने पाल वंश की अपनी जो राजधानी बताई वह मुंगेर में बना लिया। ठीक है, और यह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा और इन्होंने बौद्ध विहारों को विशेष संरक्षण देने का काम किया। क्योंकि अनुयायी हैं, उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है बिहार में हो रहा था, तो इन्होंने भी बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा और फिर उसको संरक्षण देने का काम भी किया। जैसे विभिन्न शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षित किया, आपने प्राचीन इतिहास में भी ये चीजें देखा है ना। इसके बाद गोपाल के बाद धर्मपाल की चर्चा करेंगे 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच में। तो गोपाल के पश्चात जो है गोपाल के पुत्र आते हैं धर्मपाल। तो धर्मपाल ही वहां पर पाल वंश के अगले शासक के रूप में होते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए, पाल वंश का सबसे महान शासक, सबसे शक्तिशाली शासक या कह सकते हैं सबसे सूझबूझ वाला शासक जो माना जाता है वह धर्मपाल को ही माना जाता है। धर्मपाल तो अपनी जो सैन्य क्षमता है उस सब पर तो जोर दिया ही, लेकिन इसके बावजूद जो एक कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करने के लिए इनको हमेशा जाना जाएगा। धर्मपाल ने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात आपने सुनी है, जो आपने सुना होगा कि उस समय में बिहार में 2 विश्वविद्यालय हुए, एक नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा में था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर में, जो आज का भागलपुर है। तो यहां पर धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और सोमपुर महाविहार की स्थापना भी जो है वह धर्मपाल के द्वारा ही कराया गया। देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वह पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, इस तीनों वंश के बीच जो कन्नौज के लिए ये आपस में लड़ते रहते हैं। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम जो है
धर्मपाल इसमें शामिल होता है और इसने कन्नौज की विजय भी प्राप्त कर लिया और विजय करके उसके बाद अपना एक उपाधि धारण किया, उत्तरापथ स्वामीन। ठीक है, 11वीं सदी के गुजराती कवि अगर देखेंगे सोडठल ने भी धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। धर्मपाल के विषय में एक चीज बहुत फेमस है कि धर्मपाल को परम सौगात भी कहा जाता है। परम सौगात कहने के पीछे एक कहानी है कि यह बेहद दानी व्यक्ति माना गया। दानी व्यक्ति बोले तो नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दे दिया और विक्रमशिला महाविहार को 100 गांव दान में दे दिया, इसीलिए परम सौगात भी इसे कहा गया। और धर्मपाल की राज दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र की चर्चा आपने किया सुना होगा और हरिभद्र बीपीएससी में पहले पूछा भी जा चुका है, तो ये धर्मपाल के ही कह सकते हैं कि राज दरबार में रहा करते थे। धर्मपाल फिर से बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के विषय में है, तो यहां से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देवपाल की चर्चा करते हैं। देवपाल का कालखंड देखेंगे 810 से 850 ईस्वी बताया जाता है। देवपाल जो है धर्मपाल के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी संभालता है, सत्ता संभालता है और इसने भी मुंगेर को ही अपना राजधानी बनाया, राजधानी वहां से ये चेंज नहीं करता है। कन्नौज जो लगातार एक चर्चा का विषय रहा, ये फिर से जो मैंने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल, प्रतिहाल और राष्ट्रकूट के बीच में, तो धर्मपाल पहले से उसमें एक्टिव था पाल वंश के शासक होने के नाते। अब जब देवपाल आता है तो यह भी पीछे नहीं हटता है और देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में साथ देता है, पाल वंश को उसमें शामिल करता है। देवपाल ने प्राग ज्योतिषपुर यानी कि असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में इसने मिलाया। आधुनिक नेपाल के कुछ अगर हिस्से देखेंगे, खास करके पूर्वी हिस्से, तो वह भी पाल के प्रभुत्व में लाने का काम देवपाल के द्वारा किया गया। इसने कुछ समय तक वाराणसी तक जो है प्रदेश अपने नियंत्रण में ये कर लिया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है इसके संदर्भ में ये देखिए कि सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी, उसने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसके यात्रा विवरण में पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संरक्षित रूप भी कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर सुलेमान के विषय में प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी आने की संभावना है। ओदंतपुरी महाविहार यानी कि विहार शरीफ जो आज है भी एक शहर, तो विहार शरीफ का निर्माण भी इसके द्वारा ही कराया गया। जावा, जावा कहां? इंडोनेशिया की चर्चा की गई है ना, इंडोनेशिया। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में यह भी देता है। ठीक है, महिपाल प्रथम की चर्चा करते हैं। महिपाल प्रथम जो है 1988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक आता है। अब यहां पर देखिए जरा कालखंड, देवपाल का कालखंड क्या रहता है? 810 से 850। तो 851 के बाद आप देखेंगे, यहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप 988 पर सीधे कैसे आ गए? इसके पीछे की वजह है कि इस बीच में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया कि हम लोग बैठ करके उनका गुणगान करें। कहने का मतलब बस शासन चलता रहा, लेकिन उतना जैसा कि धर्मपाल देवपाल के समय हुआ पाल वंश, वह उतना मजबूती से नहीं चला पाए। फिर महिपाल आता है, लेकिन महिपाल फिर एक बेहतर शासक साबित होता है और कह सकते हैं कि पाल वंश का एक बार फिर से ये उदय कर देता है। पुनरोदय इसके द्वारा पाल वंश का किया जाता है महिपाल के समय में। ठीक है, इसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा गया। महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र प्रथम का आक्रमण हुआ, महिपाल उसमें फिर पराजित हो जाता है और महिपाल के बाद फिर से इसके जो उत्तराधिकारी रहे वह बेहद कमजोर साबित हुए। अब जैसे ही कमजोर साबित हुआ, इसने संपूर्ण बंगाल को अपने में मिलाया था। बंगाल के शासकों को मौका लग गया कि भाई साहब ये समय ठीक है आक्रमण कर देने के लिए पाल वंश पर। तो जो बंगाल के शासक हैं वह कैवर्त शक्तिशाली हो गए और सेन शासकों ने उत्तर बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में अपना राज्य जो है स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति जो है उसके बाद मगध के कुछ हिस्सों में यहां पर देखेंगे तो वह सिमट करके रह गया, क्योंकि बंगाल जो जीता था, जो उत्तरी बिहार वाला हिस्सा था, उस सब पर जो है वहां पर सेन शासन का कह सकते हैं या फिर कैवर्त जो है उन सब का शासन हो गया था। फिर रामपाल की चर्चा करेंगे, तो रामपाल के विषय में बस इतना ही एक चीज है कि एक तो कालखंड देख लीजिए 1097 से 1098 ईस्वी,
छोटा कार्यकाल रहा है। दूसरी सबसे अहम बात जानने के लिए बस इतना है कि यह पाल वंश का अंतिम शासक रहा है। तो ये आपसे पूछा जाता है कई बार। इसी के समय जो है केवर्त विद्रोह हुआ था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रामपाल के मृत्यु के बाद अगर देखें, गढ़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। सेन शासकों विजय सेन और बल्लभा सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो अराजकता का एक पूरा वातावरण हो गया। अब जब अराजकता की स्थिति हो गया, रामपाल थे पाल वंश इसके बाद बेहद कमजोर हो गया, ये अंतिम शासक लगभग यहां से खत्म हो गया। तुर्क के आक्रमण फिर होते हैं। सही समय तुर्कों को लगा कि अब यहां पर बिहार में आक्रमण किया जा सकता है। तो 12वीं शताब्दी में देखेंगे, इसके बाद ही बिहार में तुर्कों का आक्रमण जो है वह प्रारंभ हो जाता है। यहां से तुर्कों के आक्रमण की कहानी शुरू होती है। अब पाल शासकों के संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य यहां नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के नजर में बना रहता है। ये सारे फैक्ट्स देख लीजिए। पाल शासकों का तिब्बतों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध माना जाता रहा है। क्यों माना जाता रहा है? लॉजिक पे जाइए। मैंने क्या कहा? बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं, ठीक है। संत रक्षित तथा दीपांकर, जिसे अतीश कहा जाता था, इन जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित भी किया गया। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार भी किया। इस सबके परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध विद्या अर्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला आए भी। दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ पालों का व्यापारिक संबंध भी ये रहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे पाल वंश के साथ। तो यहां पर जैसा हमने कहा कि हम मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे, उसमें विभिन्न वंश की चर्चा करते हुए पाल वंश को आज हमने देख लिया। यहां से ये खत्म हो जाता है। तो फिर आगे जो हम देख रहे हैं कि तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है, लेकिन कुछ और वंश की चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको जो क्षेत्रीय वंश बिहार में बहुत सारे रहे हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।